भारतीय रेलवे की उप शहरी तथा लंबी दूरी वाली सेवाएं मुंबई जैसे शहर तथा छोटे शहरों में चमत्कारी कार्य कर रही है। रेलवे को दिल्ली मेरठ मार्ग पर प्रस्तावित रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी विशेष प्रयोजन साधन संस्थाओं के जरिए उप शहरी रेलवे में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ट्रांजिट हब के इर्द गिर्द वाणिज्यिक गतिविधि सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजिट उन्मुखी विकास का समर्थन करते हुए मैं अधिक पीपीपी पहलों को बढ़ावा देकर तथा स्वीकृत कार्य के समापन को सुनिश्चित करके मेट्रो रेलवे पहलों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। हम 2022 तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पार्ट योजना पूरी कर लेंगे जो यात्री रेलगाड़ियों के लिए मौजूदा रेलवे नेटवर्क को मुक्त रखेगी। अध्यक्ष महोदया, अब आप मुझे अनुमति दें कि मैं भारत के युवा के बारे में कुछ कहूं। भारत सरकार की उच्च शिक्षा प्रणाली को सर्वोत्तम वैश्विक शिक्षा प्रणालियों में से एक करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाएगी। नई नीति अन्य बातों के साथ साथ विद्यालयी और उच्च शिक्षा दोनों में मुख्य परिवर्तनों, बेहतर अभिशासन प्रणालियों का प्रस्ताव करती है तथा अनुसंधान और नवाचार पर ज्यादा ध्यान देती है। हम देश में अनुसंधान को वित्तपोषित करने, समन्वित करने तथा बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं। NRF एक दूसरे से स्वतंत्र विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी जा रही अनुसंधान संबंधी अनुदानों का समावेश करेगा। यह RAF यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयास और व्यय के दोहरीकरण के बिना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आधारभूत विज्ञान के प्रासंगिक पहचाने गए मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ देश में समग्र अनुसंधान प्रणाली मजबूत हुई है। हम NRF के लिए काफी प्रगतिशील और अनुसंधान परक संरचना तैयार करेंगे। सभी मंत्रालयों में उपलब्ध धनराशि NRF में शामिल की जाएगी। इसे अतिरिक्त निधि के साथ पर्याप्त रूप से संपूरित किया जाएगा। SWAYAM पहले के जरिए ऑनलाइन खुले व्यापक कार्यक्रमों ने छात्र समुदाय को वंचित भाग से डिजिटल अलगाव को समाप्त करने में सहायता की है। अध्यापन की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए उच्च शिक्षा में वैश्विक शैक्षणिक पहल नेटवर्क GIAN कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के वैश्विक समूह का पता लगाना था। देश की जरूरत के अनुसार चयनित क्षेत्रों में मुख्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए अनुसंधान हेतु एक रोड मैप विकसित करने के लिए इम्प्रिंट अथवा प्रभावी अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी योजना पैन IIT और IISc संयुक्त पहल के रूप में शुरू हुई है। उच्च शैक्षणिक संस्थाएं नवाचार केंद्र बन रही हैं। इन पहलों ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है। 5 वर्ष पहले विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 200 में भारत की एक भी संस्था नहीं थी। मैं दोहराऊंगी कि 5 वर्ष पहले विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 200 में भारत की एक भी संस्था नहीं थी। अपने स्तरों को बढ़ाने के लिए तथा अपने परिचय को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमारी संस्थाओं द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के कारण अब हमारे पास टॉप 200 ब्रैकेट में 3 संस्थाएं हैं, 2 IIT तथा IISc बैंगलोर। ये टॉप 200 जो संस्थाएं हैं उसमें शामिल हो गई है। हमारे प्रयासों के कारण अब यह खिड़की खुल गई है। सुधार के लिए हमारे सम्मिलित प्रयास जारी रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विश्व श्रेणी संस्था शीर्ष के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से 3 गुना ज्यादा है।
for the year 2019-20, ये जो संशोधित अनुमान है उससे 3 गुना ज्यादा है। भारत के पास उच्च शिक्षा का केंद्र बनने की क्षमता है, इसलिए मैं भारत में अध्ययन नामक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो हमारी उच्च शिक्षा संस्थाओं में विदेशी छात्रों को अध्ययन करने के लिए लाने पर केंद्रित करेगी। ज्यादा स्वायत्तता को बढ़ाने तथा बेहतर शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने के लिए उच्च शिक्षा की विनियमनकारी प्रणाली को व्यापक स्तर पर सुधारा जाएगा। अगले वर्ष में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए कानून का मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा। अक्टूबर 2017 में शुरू की गई खेलो भारत योजना ने पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित की है। सरकार खेलो भारत योजना का विस्तार करने तथा सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो भारत योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा। A national sports education board for development of sports persons would be set up under Khelo ये India सरकार scheme. महान संत बसवेश्वरा को मानती है और उपदेशों का पालन करती है। Recognizes and follows the teachings of Lord Bashveshwara. This government विशेष रूप से recognizes कायाका and और follows दसोहा the के सिद्धांतों को teachings of Lord Bashveshwara. कायके कैलाश की कार्यान्विति करते हुए सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु लगभग 10 मिलियन युवाओं को सक्षम बनाती है। ये गति और अन्य स्तरों के साथ साथ बहुतायत और कौशलयुक्त जनशक्ति की सृजित करने में सहायक है। विश्वव्यापी जनसांख्यिकीय रुझान ये दर्शाते हैं कि मुख्य अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में श्रम की भारी कमी का सामना करेंगी। जैसे विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए हम भाषा प्रशिक्षण सहित विदेशों में जरूरी कौशलों पर ध्यान देने पर बल देंगे। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कंप्यूटर संबंधी उपकरण, बिना डाटा, 3D प्रिंटिंग, आभासी वास्तविकता और रोबोट विज्ञान जैसे नए युग के कौशलों पर ध्यान देंगे, जिससे देश और विदेश में काफी मांग है और ये ज्यादा परिश्रम प्रदान करते हैं। संत बसवेश्वरा का दोबारा उल्लेख करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि इनका दसोहा का सिद्धांत उन कार्यों को रेखांकित करता है जिन्हें ये सरकार करती है। LPG सब्सिडी छोड़ने के लिए गिव इट अप अथवा अपनी पेंशन योजनाएं समाज की भलाई के लिए है। सरकार का अनेक श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं के सेट में सुचारू बनाने का प्रस्ताव है। इस बात को मैं पुनः कहना चाहूंगी, ये सरकार का अनेक श्रम कानूनों को श्रम संहिताओं के सेट के रूप में सुचारू रूप से बनाने का प्रस्ताव है। मैं कहूँगी कि संहिता ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पंजीकरण की प्रक्रिया और विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना मानकीकृत और सुचारू हो जाएगा। श्रम संबंधी विभिन्न भाषाओं को मानकीकृत होने के साथ ये आशा की जाती है कि भविष्य में हमारे यहाँ पर कम विवाद होंगे। हम स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से DD चैनलों के अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। इससे स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने, उनको वृद्धि
को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार विमर्श करने, उपक्रम परक उद्यमियों के साथ तालमेल बिठाने और वित्त व्यवस्था तथा कर योजना के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले ही इस चैनल की योजना बनाएंगे और उसे चलाएंगे भी, और बाद में इस भाषण में स्टार्टअप के कराधान के संबंधी मामलों को उठाओगे। अब हमारे पास बहुत सारे उद्यमी आ रहे हैं। देश महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हजारों उद्यमियों को उभरते देख रहा है। इनमें से अधिकांश को अपना व्यवसाय उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई और इसके लिए उन्हें स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत पूंजी उपलब्ध कराई गई। इस स्कीम के लाभकारी परिणामों को देखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के बीच इसे जारी रखने की भारी मांग है और 15वें वित्त आयोग 2020-2025 की अवधि के अनुरूप इस स्कीम को जारी रखा जाएगा। बैंक मांग आधारित व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। उदाहरण के लिए इसमें स्कैवेंजिंग मशीनों और रोबोटों की खरीद भी शामिल होगी। अध्यक्ष महोदय, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मानव गरिमा और आत्मसम्मान मुखर उठा है। काया कावे कैलासा, मैं फिर से कहती हूँ कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को बड़े पैमाने पर एलपीजी ढुलाई की व्यवस्था करने में सक्षम बनाया है। 2 वर्षों की अवधि के दौरान 300 से अधिक उद्यमी उभरे हैं। मशीनों और रोबोटों को स्कैवेंजिंग का कार्य में नियोजित किया गया है, जिससे शारीरिक रूप से स्कैवेंजिंग करने वालों की गरिमा की रक्षा हुई है। उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले वाणिज्यिक बैंकों के साथ स्टैंड अप और स्टार्टअप के साथ समन्वय के कायापलट करने वाला बदलाव हुआ है। अब मैं सहज जीवन निर्वाह के बारे में बात करूंगी। ये जो सरकार करती है, जो न्यूनतम प्रशासन और अधिकतम सुशासन देने का काम करती है, वो ये चाहती है कि आम आदमी का जीवन आसान बने और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सरकार का लक्ष्य अपने नागरिकों को जीवन में और अधिक सुविधा मुहैया कराना है। डिजिटल भुगतान सेवाओं को प्रत्येक स्थान पर स्वीकार्यता मिल रही है, इसमें सरकार भी शामिल है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 5 मार्च 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद में की गई। इस स्कीम का उद्देश्य असंगठित और अनौपचारिक सेक्टरों के करोड़ों कामगारों को 60 वर्ष से अधिक की उम्र प्राप्त करने पर 3,000 प्रति मास पेंशन के रूप में उपलब्ध कराने का है। लगभग 30 लाख कामगार इस स्कीम में शामिल हो गए हैं। गुणवत्तापरक जीवन और सहज जीवन निर्वाह के लिए स्वच्छ वातावरण और सतत ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है।